हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा टॉपिक है मांग का सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं मांग क्या है। तो वस्तु की वह मात्रा जिसे विशेष कीमत व विशेष समय अवधि में उपभोक्ता खरीदने को तैयार है वह मांग कहलाता है। तो मांग क्या है? तो यानी कि दिए गए कीमत पर वस्तु और सेवाओं को खरीद लेना ही मांग कहलाता है। अगर मांग को एक वर्ड में बोले तो दिए गए कीमत पर खरीद लेना मांग कहलाता है। अगला टॉपिक है मांग अनुसूची या तालिका। मांग तालिका या मांग अनुसूची क्या है? तो मांग अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा वस्तु की विभिन्न मात्राओं के बीच संबंध प्रकट करती है। यानी कि कीमत और मांगी गई मांग की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को मांग अनुसूची में दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कीमत दिया गया है, यहाँ रुपए में प्रति केजी और मांग की मात्रा है डिमांड, ये भी केजी में 5 रुपये कीमत है तो 30 केजी डिमांड हो रहा है कोई भी वस्तु का। अगर कीमत बढ़कर 10 रुपये हुआ तो मांग जो है सो 25 हो गया, 5 घट गया। कीमत बढ़कर 15 रुपये होगा तो मांग जो है वह 20 इकाई हो गया, 5 घट गया। और कीमत 20 रुपये हो गया तो मांग जो है वह 10 इकाई हो गया। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि डिमांड यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वह घट जाता है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड जो है वह बढ़ जाता है। तो यही मांग का नियम बताता है। अगला टॉपिक है हमारा मांग अनुसूची के प्रकार, यानी कि मांग का जो तालिका है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत मांग अनुसूची, दूसरा बाजार मांग अनुसूची। तो हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका है जो एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है, जो बाजार में एक व्यक्तिगत क्रेता एवं निश्चित समय पर वस्तुओं की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। अब देखें बाजार मांग अनुसूची। तो बाजार मांग अनुसूची वह तालिका है जो एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है, जिन्हें बाजार में सभी क्रेता एवं निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम एक वर्ड में बात करें व्यक्तिगत मांग अनुसूची, तो जब एक व्यक्ति बाजार में खरीदने को कोई भी सामान जाता है तो वह व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। और अगर बाजार मांग अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न क्रेताओं को जब एक साथ दिखाया जाता है कि कितने मांग किए हैं तो वह बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। अगला टॉपिक है मांग वक्र, यानी कि मांग वक्र क्या है। तो मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यानी कि जो मांग की तालिका था उसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है, जो दर्शाता है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी अपनी कीमत से किस प्रकार संबंधित होता है। यहाँ अगर मांग वक्र की बात करें तो इसका चित्र जो है वह एक्स अक्ष में मात्रा को रखा जाता है, वाई अक्ष में कीमत को रखा जाता है, और मांग वक्र का चित्र कुछ इस टाइप का बनता है जो कि डिमांड वक्र कहलाता है। यहाँ पे जो Q है वह इसका फलन होता है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। जो Q है वह मात्रा वस्तु की मांगी गई मात्रा, P जो है वह वस्तु की कीमत है, और F जो है वह फलनात्मक संबंध को दिखा रहा है। यहाँ जो P है वह इंडिपेंड करता आत्मनिर्भर होता है, क्योंकि कीमत बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, कीमत अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। अगला टॉपिक है मांग वक्र की विशेषताएं। तो जो मांग वक्र की रेखा होती है वह ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होती है, पहला विशेषता है। यानी कि जो मांग वक्र बनता है कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का रहता है। यहाँ पे x होता है, यहाँ y, तो कुछ इस टाइप का बनता है मांग वक्र, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होती है। तो पहला विशेषता हो गया। दूसरा है मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती है। जो मांग की रेखा होती है वह ऋणात्मक ढाल वाली होती है, जो मांग तथा कीमत के बीच विपरीत संबंध को बताती है। यानी कि मांग वक्र का इस तरह ग्राफ बनता है
तो यह नेगेटिव ढाल वाली होती है, जो मांग तथा कीमत के बीच विपरीत संबंध बताता है। यानी कि अगर यहाँ बात करें हम तो इस तरह मांग वक्र बन जाता है। अगर यहाँ पे कीमत इतना है, यह प्राइस इतना है, तो डिमांड जो है वह इतना हो रहा है क्यू इस समय ए बिंदु पे। अगर हम बात करें जब कीमत घटकर इतना हो जाता है, यानी कि यहाँ बी बिंदु है, तो डिमांड जो है बढ़कर इतना हो जाता है, यानी कि P1 हो जाता है P से, तो यह डिमांड Q से Q1 हो जाता है। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर कीमत घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कीमत अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। यह विपरीत संबंध को दिखाता है। तीसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे सामान्य वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग में कमी होती जाती है। अगला टॉपिक है हमारा मांग वक्र के प्रकार। तो मांग वक्र के दो प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र देखते हैं तो क्या है। तो व्यक्तिगत मांग वक्र जो है वह व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है, जो एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है, जिसे एक व्यक्तिगत क्रेता उस वस्तु की संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। इसका जो मांग वक्र होता है वह व्यक्तिगत मांग वक्र या पहला व्यक्ति का है, यानी कि ए व्यक्ति का, जिसमें कि मांग वक्र इस टाइप का है। यह दूसरा व्यक्ति का मांग वक्र है बी का, जिसका मांग वक्र दिया गया इस टाइप का, कुछ इस तरह। तो इसे व्यक्तिगत मांग वक्र में दो के रखा गया, दो व्यक्ति को। अब दूसरा है बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग वक्र बाजार अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, जो एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है, जिसे एक बाजार में सभी क्रेता उस वस्तु की संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इस चित्र में देखें तो यह वाई अक्ष है, यह एक्स अक्ष। यहाँ पे जो पहला व्यक्ति का मांग वक्र था वो है, फिर यह दूसरा व्यक्ति का मांग वक्र है, और यहीं से फिर यह बाजार मांग वक्र आ जाता है, नया बनता है। जो लाल वाला है वह बाजार मांग वक्र कहलाता है। इसे जोड़कर बनाया जाता है, कुछ इस टाइप का यह बनता है बाजार मांग वक्र। थोड़ा चपटा टाइप का रहता है। अगला टॉपिक है हमारा मांग की रेखा की ढाल, यानी कि मांग की रेखा जो होती है उसकी ढाल क्या होता है। तो कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का अनुपात जो होता है वह मांग रेखा की ढाल कहलाता है। जैसे कि मांग रेखा की ढाल बराबर दिया गया है कीमत में परिवर्तन बट्टा मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन पी। परिवर्तन को डेल्टा से दिखाया जाता है, जो त्रिभुज टाइप का रहता है। तो चेंज इन पी डिवाइड बाय चेंज इन डी। तो इस चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ, यह वाई अक्ष है, यह एक्स अक्ष है, यह डिमांड वक्र है। यहाँ पे प्रारंभ में जो कीमत था वह इतना था, तो उसके बाद कीमत में जब कमी आई तो इतना हो गया। तो प्रारंभ में जो पी कीमत था उस समय जो डिमांड था वह क्यू था। जब कीमत P1 हो गया नीचे आकर, तो डिमांड जो है बढ़कर Q1 हो गया। तो इस समय विपरीत संबंध बताता है मांग तथा कीमत के बीच। तो यहाँ पे जो ढाल निकालना है वह इसी होता है, नीचे डाउन वाला और फिर बढ़ने वाला। तो यहाँ जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है यानी कि कीमत में कमी हो रहा है, और मांग में जो परिवर्तन हो रहा है यानी कि मांग में वृद्धि हो रहा है। अगला टॉपिक है हमारा मांग का नियम, यानी कि मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें सामान्य रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है, तथा वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात जो है वह वस्तु की कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर एक वर्ड में बोले मांग क्या है, मांग का नियम, तो यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी होती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी से मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। आगे हम मांग का नियम की जो व्याख्या किया था
वह प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया था और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जो था सेटेरस पेरिबस, यानी कि इसका जो इंग्लिश होता है वह होता है अदर थिंग्स रिमाइनिंग कांस्टेंट, यानी कि हिंदी मीनिंग बात करें तो यदि अन्य बातें समान रहे तो, अन्य बातें समान रहे तो इसी को मांग का नियम लिखते समय ध्यान में रखना है और लिखना है कि यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो कीमत में वृद्धि से मांग में कमी तथा कीमत में कमी से मांग में वृद्धि होती है। यह मांग का नियम कहलाता है। अगला टॉपिक है मांग के नियम की मान्यताएं, यानी कि कुछ मान्यता माना गया है मांग के नियम में। तो पहला है उपभोक्ताओं की रुचियां तथा प्राथमिकताएं स्थिर हो, यानी कि अगर कोई उपभोक्ता की रुचि है कोई छोटा सामान में तो उसके रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि वह टीवी देख रहा है तो उसे दूसरा चीज़ का में परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि कोई बिस्किट खा रहा है तो उसे दूसरी चीज़ में परिवर्तन नहीं करना है। जैसे एक अच्छा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसका अगर इनकम बढ़ गया तो वह कॉफ़ी को पी सकता है, तो रुचि में परिवर्तन हो गया। और प्राथमिकताएं स्थिर होने चाहिए, यानी कि प्राथमिकता वह जिस वस्तु को दे रहा है उसी को देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर क्रेता की आय में परिवर्तन हो गया तो वह दूसरी वस्तु को पसंद करेगा जो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई उपभोक्ता पेंसिल का प्रयोग करता है लिखने के लिए और अगर उन वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया तो वह फिर अगर पेन से उसका कीमत ज़्यादा हो गया पेंसिल का तो वह पेन का प्रयोग करने लगेगा। तो इस तरह कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, उपभोक्ता की निकट भविष्य में कोई संभावना ना हो, यानी कि जो उपभोक्ता होता है उससे संभावना होती है कि इस वस्तु का कीमत घटेगा आने वाले समय में या फिर बढ़ेगा आने वाले समय में। जैसे कि सोना का समझ रहा है वह कीमत बढ़ेगा आने वाले समय में तो वह अभी से ही उसे खरीद कर रख लेगा, तो इस तरह उसकी मांग बढ़ जाएगा, तो यह मान्यता गलत हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा मांग वक्र का ढालान ऋणात्मक होने के कारण, यानी कि जो मांग वक्र होता है वह ऋणात्मक ढाल वाला होता है इस टाइप का। तो यह क्यों होता है इस टाइप का, उसका कारण जानना है हमें। तो इसमें पहला कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में कमी करने लगता है। दूसरा जो है मांग में ऋणात्मक होने के कारण आय प्रभाव, तो एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप क्रेता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। यानी कि अगर आय बढ़ जाएगा तो उस वस्तु का उपयोग वह कम कर देगा और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तु में चला जाएगा। और अगर जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो क्रेता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी, यानी कि वह ज़्यादा खरीद सकता है। अगर कोई वस्तु की कीमत में कमी हो गया तो वह उस वस्तु को छोड़कर अच्छे गुणवत्ता वाले वस्तु में चला जाएगा। तो इस प्रकार वास्तविक आय बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है तथा वास्तविक आय कम होने पर मांग में कमी हो जाती है। इसे ही आय प्रभाव कहा जाता है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव का अर्थ है कि यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी तथा प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उस वस्तु की कीमत में भी कमी होगी। जैसे चाय और कॉफ़ी, यानी कि चाय की कीमत बढ़ेगा तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। जैसे कि चाय का मूल्य है 5 रुपये, कॉफ़ी का मूल्य है 8 रुपये, और अगर चाय का मूल्य बढ़कर 10 रुपये हो जाता है तो कॉफ़ी 8 रुपये है, तो कॉफ़ी पर ज़्यादा लोग पीना पसंद करेंगे क्योंकि चाय का मूल्य बढ़ गया है। तो इस तरह कॉफ़ी का मांग बढ़ जाएगा, चाय का मांग घट जाएगा। चौथा है उपभोक्ता समूह का आकार। तो जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तब कई लोग जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे होते हैं और वह भी इस वस्तु को खरीदने लगते हैं, जिसके कारण उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, जैसे कोई वस्तु की कीमत घटा दिया गया है, जैसे कि चाय का था 5 रुपये, कॉफ़ी का 8 रुपये,
अगर कॉफ़ी को घटाकर 4 रुपये कर दिया जाए कीमत, तो फिर चाय को तो लोग पीना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कॉफ़ी सस्ता हो गया है, तो लोग कॉफ़ी को पीना पसंद कर देंगे। तो इस प्रभाव का होता है उपभोक्ता समूह का आकार में, तो वह बाद में उस वस्तु को खरीदने लगेंगे, जिस कारण उसमें मांग बढ़ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा मांग के नियम के अपवाद। तो इसमें पहला होता है मांग नियम के अपवाद में प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि जो प्रतिष्ठा दिखाने वाले वस्तुएं होते हैं वह मांग नियम को लागू नहीं होता उन पर। यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका मूल्य उच्च होता है, यानी कि बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि सोना, चांदी, टीवी, फ्रिज। इनकी मांग इसलिए की जाती है क्योंकि इनका मूल्य उच्च तथा इनसे समाज में प्रतिष्ठा पाई जाती है, यानी कि लोगों की वैल्यू बढ़ जाती है। यदि इन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएं तो इनकी मांग नहीं की जाती क्योंकि इसे निम्न वस्तु समझा जाता है। अतः यह नियम की अवहेलना करता है, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार होता है कि किसी वस्तु की कीमत कम हो रहा है तो उसकी मांग बढ़ा देना होता है, और किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ रहा है तो उसका मांग कम होना होता है। तो यह प्रतिष्ठा सूचक वस्तु पर लागू नहीं होता है। दूसरा है गिफ्फिन वस्तुएं, यानी कि गिफ्फिन वस्तुएं उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती है। गिफ्फिन वस्तुएं क्या है, तो उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं जिनका मूल्य बहुत कम होता है, और जब इन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तो इनकी मांग कम हो जाती है। अतः यह मांग के नियम की अवहेलना करता है, क्योंकि मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत कम हो रहा है तो उसका मांग बढ़ा देना है, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ गया है तो उसका मांग कम हो जाना है। लेकिन गिफ्फिन वस्तु में जैसे समझ सकते हैं आप कि टमाटर का मूल्य 5 रुपये है, और अगर इसे कम ज़्यादा बाज़ार में उपलब्ध होगी टमाटर तो इसे कम करके 3 रुपये कर दिया जाए तो लोग इसे निम्न कोटि की वस्तु समझने लगेंगे कि यह खराब हो गया, इसलिए इसे कम में बेचा जा रहा है, तो इसकी मांग जो है वह कम हो जाएगी, इसका भी मांग कम कर दिया जाएगा लोगों द्वारा। तो यही होता है गिफ्फिन वस्तुएं। तीसरा है जब उपभोक्ता वस्तु की कीमत द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच करता है, यानी कि जब उपभोक्ता वस्तु की कीमत द्वारा गुणवत्ता जांच करता है तो वह मानता है कि जिन वस्तुओं की कीमत उच्च होगी वह अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु होगा, और इसलिए वह उच्च कीमत वाली वस्तु को खरीदता है। अतः यह मांग के नियम की अवहेलना करता है, क्योंकि मांग का नियम बताता वही है कि कीमत अगर बढ़ रहा है तो वस्तु की मांग घटाना है, और कीमत अगर घट गया है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा मांग फलन, या फिर मांग के निर्धारक तत्व, या फिर मांग फलन क्या है। तो मांग फलन जो है वह किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध होता है मांग फलन। इसका फॉर्मूला होता है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो जहाँ पे डी जो है वह मांग है, वस्तु की मांग, एफ जो है वह फलनात्मक या क्रियात्मक संबंध को बताता है, और पी जो है वह वस्तु की कीमत को बताता है। तो इस तरह डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, यानी कि मांग जो है वह कीमत पर निर्भर करता है। अगर जो प्राइस है वह बढ़ जाएगा तो डिमांड जो है वह घट जाएगा, वो वास्तविक में घट जाएगा। अगर प्राइस में कमी हो जाएगी तो जो डिमांड है वह भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह मांग जो है वह कीमत पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक है मांग फलन के प्रकार, यानी कि मांग फलन के प्रकार। तो यह भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा बाजार मांग फलन। तो देखते हैं व्यक्तिगत मांग फलन क्या है। तो व्यक्तिगत मांग फलन किसी व्यक्तिगत क्रेता द्वारा, यानी कि किसी खास व्यक्ति द्वारा की गई मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध को प्रकट करता है। यानी कि जो मांग फलन है उसका फॉर्मूला था dx, यानी कि जो dx है वह x वस्तु की मांगी गई मात्रा, px जो है सो x वस्तु की कीमत है, pr जो है वह संबंधित वस्तु की कीमत है, y जो है वह क्रेता की आय है जो उपभोक्ता की आय, t जो है सो उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता है, और e जो है वह उपभोक्ता की संभावना है जो भविष्य में आने वाली संभावनाएं होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस पी एक्स पी आर वाई टी ई, यानी कि डिमांड जो है उसका अन्य फलन होता है प्राइस के अलावा संबंधित वस्तु की कीमत, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राथमिकता, ये सब होते हैं मांग फलन के अन्य निर्धारक तत्व।
दूसरा जो मांग फलन का प्रकार है वह है बाजार मांग फलन। तो बाजार मांग फलन किसी दिए गए बाजार में सभी क्रेताओं द्वारा, व्यक्तिगत मांग फलन में किसी खास व्यक्ति के द्वारा, लेकिन बाजार मांग फलन में सभी व्यक्तियों को मिलाकर। तो बाजार मांग फलन किसी दिए गए बाजार में सभी क्रेताओं द्वारा की गई मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध को प्रकट करता है। इसमें भी वही सेम है, पी एक्स जो वस्तु की कीमत, पी आर जो संबंधित वस्तु की कीमत, वाई क्रेता की आय, टी है उपभोक्ता की रुचि प्राथमिकताएं, ई है उपभोक्ता की संभावना, एन है जनसंख्या का आकार और वाई डी है आय का वितरण। इसमें दो बढ़ गए, जनसंख्या का आकार और आय का वितरण। तो इसमें जो होता है इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन वाई डी। तो यह बाजार मांग फलन के सूत्र। अगला टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला होता है वस्तु की अपनी कीमत, यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन को जो प्रभावित करता है वह वस्तु की कीमत होती है। यानी किसी वस्तु की अपनी कीमत जो है वह उस वस्तु की मांग को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तथा जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। अतः वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। तो संबंधित वस्तु की जो कीमत है वह उस वस्तु की मांग को काफ़ी प्रभावित करता है, और जो संबंधित वस्तु होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। संबंधित वस्तु जो पहला है वह प्रतिस्थापन वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाएंगे। यानी कि जैसे चाय और कॉफ़ी हो गया, तो चाय के जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी के जगह चाय पी सकते हैं। पेन और पेंसिल हो गया, जैसे पेन के जगह हम पेंसिल से लिख सकते हैं, पेंसिल के जगह पेन से लिख सकते हैं। तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत के बीच धनात्मक संबंध होता है या प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अर्थात इसका जो अर्थ है, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है, तथा प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो जो दूसरी वस्तु होती है उसकी मांग में भी कमी हो जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी हो गया, चाय जो है वह लागत अगर बढ़ेगा तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, और अगर चाय का कीमत घटेगा तो कॉफ़ी की मांग स्वतः घट जाएगा, क्योंकि चाय की मांग बढ़ जाएगी। दूसरा होता है संबंधित वस्तु में पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की मांग को पूरा करती है। जैसे पेन और स्याही, यानी कि पेन जरूरी है तो उसमें स्याही भी जरूरी है। पेन और स्याही दोनों एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं। यानी कि किसी वस्तु की मांग तथा उसकी पूरक वस्तु की कीमत के बीच विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात इसका अर्थ है कि यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, तथा पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। जैसे स्याही की कीमत अगर बढ़ जाएगा तो लोग पेन की मांग कम कर देंगे, क्योंकि उसमें स्याही जो इंक डाला जाता है वह महंगा हो गया। जैसे कि अगर प्रिंटर में जो स्याही डाला जाता है उसका कीमत घटा दे तो लोग प्रिंटर की मांग अधिक कर देंगे, क्योंकि स्याही सस्ता मिल रहा है। इसी तरह अगर स्याही की मांग बढ़ा दे तो प्रिंटर का जो मांग है वह खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि उसे खरीदेंगे नहीं लोग। तीसरा है उपभोक्ता की आय। तो जो उपभोक्ता की आय होता है वह किसी वस्तु की मांग को दो तरह से प्रभावित करता है। यानी कि उपभोक्ता की आय तथा सामान्य वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है, और उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तथा इसके विपरीत हो जाती है। उपभोक्ता की आय घटेगा तो सामान्य वस्तु की मांग भी घट जाएगा। उपभोक्ता की आय तथा निम्न कोटि वस्तुओं की मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, तथा उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग बढ़ा दी जाएगी। चौथा है रुचि तथा प्राथमिकता। तो वस्तु तथा सेवाओं की मांग उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, और उपभोक्ता जिन वस्तुओं की रुचि रखता है तथा जिसे प्राथमिकता देता है
अगर उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो इसके अलावा जिन वस्तुओं में रुचि कम रखता है उसकी मांग कम हो जाती है। पांचवा, संभावनाएं। तो यदि संभावनाएं वस्तु की मांग पर विशेष प्रभाव डालती है, जैसे यदि उपभोक्ता को लगता है कि आने वाले समय में किसी वस्तु की उपलब्धता कम होने वाली है, यानी कि वह कम पाया जाएगा, तो वह उस वस्तु की मांग में वृद्धि कर देता है, क्योंकि पहले से वह रख लेगा खरीद कर। अगला टॉपिक है बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो बाजार मांग के प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसमें भी पहला होता है वस्तु की अपनी कीमत। तो यह ऊपर था व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला, वह दोनों सेम है, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप। फिर दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत, तो इसमें भी वही है, पहला प्रतिस्थापन वस्तुएं, इसे भी देख लीजिएगा। और दूसरा जो है वह है पूरक वस्तुएं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। तीसरा जो है वह है उपभोक्ता की आय, और चौथा जो है उपभोक्ता की प्राथमिकताएं हैं, और पांचवा इसमें भी है उपभोक्ता की संभावनाएं, और इसमें दो और जुट गया है जनसंख्या का आकार तथा आय का वितरण। तो इसे देख लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा मांग वक्र में खिसकाव, यानी कि मांग वक्र में जो परिवर्तन होता है वह। तो मांग वक्र पर संचलन देखते हैं हम लोग। तो अन्य बातें सामान्य रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। यानी कि मांग वक्र पर संचलन क्या है, तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को मांग वक्र का संचलन कहा जाता है। अब देखते हैं मांग वक्र पर संचलन दो प्रकार से होता है, पहला मांग में विस्तार होगा, दूसरा मांग में संकुचन होगा। यानी कि जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। दूसरा है मांग का संकुचन। तो जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। अगला टॉपिक है मांग वक्र में खिसकाव। तो कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों जैसे कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत आदि में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। मांग वक्र में जो खिसकाव होता है यह भी दो प्रकार का होता है, पहला मांग में वृद्धि, दूसरा मांग में कमी। तो मांग में वृद्धि क्या है, तो कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों से परिवर्तन के कारण जब मांग की वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। मांग में कमी क्या है, तो कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा मांग में वृद्धि के कारण, यानी कि मांग में वृद्धि क्यों होती है। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी तब मांग में वृद्धि होगा। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु की मांग में कमी हो जाएगा। जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो वस्तु की मांग में जो है वह वृद्धि हो जाएगा। और जब उपभोक्ता की जो रुचि है उसमें कमी हो जाएगी तो मांग में वृद्धि होगा। और जब निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी हो जाएगी, संभावना रहेगा, तो भी मांग में वृद्धि हो जाएगा। आगे है अगला टॉपिक है मांग में कमी के कारण। मांग में कमी क्यों आती है, तो जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगी तो मांग में कमी हो जाएगा। और जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो मांग में कमी होगा। और जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो मांग में कमी हो जाएगा। जब जो उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि हो जाएगी तो मांग में कमी हो जाएगा। और जब भविष्य में जो वस्तु की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना होगी तब मांग में कमी हो जाएगा, क्योंकि वह भविष्य में खरीदेगा लोग। अगला टॉपिक हमारा मांग में संकुचन तथा मांग में कमी में अंतर। तो हम लोग पहला देखते हैं मांग में संकुचन क्या है। तो जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो यह मांग का संकुचन कहलाता है। और यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, और अन्य कारण जो होते हैं वह स्थिर होते हैं, और यह वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण होता है। दूसरा मांग में कमी। तो यह क्यों होता है, तो कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं।
दूसरा है यह अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण होता है और कीमत इस समय स्थिर होता है। चौथा है उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तुओं पर कीमत में कमी पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण होता है। अगला टॉपिक है मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि में अंतर। तो देखते हैं मांग में विस्तार क्या है। तो जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। और यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है और अन्य कारण स्थिर होते हैं, और यह वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण होता है। इसमें दूसरा मांग में वृद्धि। तो कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं, और यह अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण होता है। इस समय कीमत स्थिर होता है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि और पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण होता है। इस तरह हमारा चैप्टर यह समाप्त हुआ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।